प्रिय विद्यार्थियों, नए सत्र में जिन छात्रों ने एडमिशन लिया है उनके लिए हम फिर से करंट अफेयर्स के मार्गदर्शन का एक विस्तृत कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। आज ही कुछ विद्यार्थी संपर्क कर रहे थे कि हम न्यूज़पेपर से करंट अफेयर कैसे तैयार करें। तो हमेशा से मेरी सलाह रहती है, प्रतिदिन का न्यूज़पेपर आप पढ़ें, अलग मुद्दा है। पूरे एक महीने का आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, खेल कूद और साइंस और सभी चीजों से संबंधित घटनाक्रम प्रतियोगिता दर्पण कवर करके देता है। आप उस मैगजीन को हर मंथ का कवर करें, जैसा मैं सिखा रहा हूं वैसा नोट्स बनाएं। हम शुरू कर रहे हैं इस सत्र के लिए प्रतियोगिता दर्पण के जनवरी 2026 के अंक के समाचारों से। आप मेरे साथ सुने और सुन करके लिखें। ये बकायदा एक ट्रेनिंग के लिए आपके वीडियो है, जिससे आप करंट अफेयर की तैयारी करना सीखते जाएंगे। अभी हम चर्चा कर रहे हैं जनवरी अंक की, जिसमें नवंबर दिसंबर की घटनाएं दी रहती हैं, और अभी चल रहा है मई का महीना, आने वाला है, अप्रैल समाप्ति की ओर है। तो आप इन चीजों को ध्यान में रखें। मैं आपको पीछे से कवर कराते कराते लगातार वर्तमान तक लाऊंगा। कंटिन्यू वीडियो आते रहेंगे। एक राष्ट्रीय घटनाक्रम में एक समाचार दिया है जनवरी अंक में, बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए को प्रचंड बहुमत, नीतीश कुमार 10वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। तो अब तो ये न्यूज पुरानी हो गई। नीतीश कुमार राज्यसभा चले गए। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि नीतीश कुमार की जगह बिहार के मुख्यमंत्री कौन बन चुके हैं। तो ये एक समाचार था। बिहार विधानसभा में चुनाव, अब बंगाल विधानसभा में चुनाव हो रहा है। ठीक है, तो फिर इस समाचार से हम आगे बढ़ जाते हैं। अपना समय इस पर नहीं खपाएंगे। देखते हैं अगला कोई घटनाक्रम हमारे लिए महत्वपूर्ण है या नहीं। नेक्स्ट घटनाक्रम पर हम बढ़ते हैं। हाँ, सरदार पटेल जयंती पर अब प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस जैसी परेड, एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है ये। और इससे क्या क्या जनरल नॉलेज के प्रश्न बनते हैं, समझें, लिखें। सरकार द्वारा लिए गए एक निर्णय के तहत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर अब गणतंत्र दिवस परेड की तरह की परेड का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाएगा। यह परेड 31 अक्टूबर को पटेल जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर एकता नगर गुजरात में आयोजित की जाएगी। महत्वपूर्ण तथ्य, सरदार पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस। क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की देशी रियासतों के एकीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी, नहीं तो देश कई पाकिस्तानों में बंट गया होता। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। लोहे का एक ढांचा बांध करके रखता है अपने अंदर की चीजों को, वैसा काम सरदार पटेल ने किया। इसीलिए सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं, क्योंकि जिस तरह बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया, वैसी भारत का देशी रियासतों के साथ संबंध मजबूत कर राष्ट्रीय एकीकरण किया सरदार पटेल ने। इसीलिए 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, और इसीलिए 31 अक्टूबर से क्या शुरू किया जा रहा है? गणतंत्र दिवस जैसी परेड। और ये परेड कहां पर होगी? एकता नगर गुजरात में। 31 अक्टूबर 2025 को सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर पहली परेड का आयोजन हुआ, जिसकी सलामी प्रधानमंत्री मोदी ने ली। तो आप इस घटनाक्रम को छोटा घटनाक्रम मत माने, एकदम अच्छे से नोटबुक में लिख ले। वैसे ही एक दूसरा घटनाक्रम है, यह भी परीक्षा में बिल्कुल कभी ना कभी आएगा। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर का स्मरण उत्सव कार्यक्रम। आपको वैसे भी राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के बारे में संपूर्ण जानकारी एक अलग से पैराग्राफ में या एक अलग से पेज में नोट करके लिखनी चाहिए। जनगणमन और वंदे मातरम पर आपका नोट्स तैयार रहना चाहिए। वंदे मातरम पर तो आपका नोट्स और फोकस होना चाहिए, क्योंकि हम राष्ट्रगीत का 150वीं जयंती मना रहे हैं। देखिए क्या क्या बातें काम की हो सकती है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित गीत वंदे मातरम, जिसे राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया, की रचना के 150 वर्ष पूरी होने की स्मृति में वर्ष भर का स्मरण उत्सव कार्यक्रम 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक देश भर में मनाया जा रहा है। तो
जानते ही हैं आप, फिर भी याद रखें। राष्ट्रगीत वंदे मातरम किनके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। अगला पॉइंट आपकी कॉपी में नोट रहे कि ये राष्ट्रगीत उनकी किस किताब में था? आनंद मठ नामक उनकी किताब में था, जो सन्यासी विद्रोह पर आधारित एक उपन्यास था। आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में इसका शुरुआत हुआ, इस स्मरण उत्सव का। अब 7 नवंबर की तारीख क्यों चुनी गई, इसे फिर से अपनी कॉपी में नोट करें। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875, ये तारीख इंपॉर्टेंट हो जाती है। वंदे मातरम कब लिखा गया था? वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 को अक्षय नवमी के दिन लिखा था। बाद में उनके उपन्यास आनंद मठ के एक अंश के रूप में साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में यह प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति बनी। सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में पहले ही उड़ान भर चुकी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 29 अक्टूबर 2025 को इतिहास रचते हुए राफेल फाइटर विमान में भी उड़ान भरी। तो याद रखें, राफेल को लेकर के बहुत प्रश्न चिन्ह, बहुत विवाद पैदा करने का विपक्ष ने प्रयास भी किया। राफेल कहां का विमान है? फ्रांस का विमान है, जिसे हमने अपनी सेना की रक्षा प्रणाली को उत्कृष्ट बनाने के लिए सम्मिलित किया है। राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति कौन बनी? हमारी महामहिम द्रौपदी मुर्मू। इससे पूर्व अप्रैल 2023 में असम के तेजपुर से सुखोई 30 MKI में उन्होंने उड़ान भरी थी। तो राफेल के साथ सुखोई में भी उन्होंने उड़ान भरी। इसके साथ ही लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली दूसरी महिला राष्ट्रपति भी वह हो गई। उनसे पूर्व श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने वायुसेना केंद्र से सुखोई 30 MKI विमान में उड़ान भरी थी। तो प्रतिभा पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति थी जिन्होंने लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी हमारी द्रौपदी मुर्मू जी। प्रतिभा पाटिल ने सुखोई विमान में उड़ान भरी, द्रौपदी मुर्मू जी ने भी सुखोई में उड़ान भरी, उसके बाद राफेल में भी उड़ान भरी। राफेल से उड़ान भरने वाली वो पहली महिला राष्ट्रपति बनी। और सुखोई से उड़ान भरी थी डॉक्टर कलाम ने। और किसी भी लड़ाकू विमान में, किसी भी फाइटर जेट में उड़ान भरने वाले पहले राष्ट्रपति बने थे APJ अब्दुल कलाम। तो इस पूरे घटनाक्रम को समझिएगा। किसी भी लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाले पहले राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम। किसी भी लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। और राफेल में उड़ान भरने वाली पहली महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह। तो भारतीय हॉकी के कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं? 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भले ही अभी IPL का जमाना चल रहा है, पर आप हॉकी के बारे में भी हमेशा जानकारी याद रखें। हॉकी के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं और हम इसके लिए विशेष समारोह का भी, शताब्दी समारोह का आयोजन कर रहे हैं। भारत के सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 का स्वदेशी प्रक्षेपण यान LVM-3 द्वारा प्रक्षेपण। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक और बड़ी उपलब्धि गत नवंबर को हासिल की, जब उसने GSAT-7 का सफल प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र से किया। तो सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र कहां है? एक छोटा सा प्रश्न। सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र कहां है? श्रीहरिकोटा। GSAT-7 क्या है? भारत का संचार उपग्रह। संचार उपग्रह कैसे काम करता है? 36,000 फीट की ऊंचाई पर जाता है, तो उसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर हो जाता है। इसलिए उसकी उस ऊंचाई पर जाने के बाद वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में पहुंच गया कहलाता है, और उसको हम बोलते हैं जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, GTO। देखिए ऊंचाई याद रखिएगा 36,000 किलोमीटर। ऑर्बिट का नाम याद रखिएगा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट।
और भारत का नया संचार उपग्रह जो अभी अंतरिक्ष में प्रक्षेपित हुआ है, उस नए संचार उपग्रह का नाम याद रखिए। क्या है नए संचार उपग्रह का नाम? GSAT-7। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब राष्ट्रीय घटनाक्रम में इतनी प्रमुख चीजें आपको एक महीने में मिल रही हैं और आप पेपर पढ़ करके परेशान होते रहते हैं। आप आगे बढ़ जाइए। हाँ, अब आपको राष्ट्रीय घटनाक्रम में फिर एक बड़ी चीज, वर्ष 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी भारत को मिली। अहमदाबाद में होंगे यह खेल, अच्छे से याद रखें। वर्ष 2030 के राष्ट्रमंडल खेल कहां होने वाले हैं? कभी भी पूछेगा कहां होने वाले हैं? अहमदाबाद में। राष्ट्रमंडल देश वे देश कहलाते हैं जो कभी न कभी ब्रिटेन की अधीनता में रहे हैं और उन देशों की खेल प्रतियोगिता राष्ट्रमंडल खेल प्रतियोगिता कहलाती है। ये खेल प्रतियोगिता अब भारत में 2030 में हो रही है। कहां हो रही है? अहमदाबाद में। याद रखें। 56वां राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर ये न्यूज है। 56वां राष्ट्रीय फिल्म समारोह कहां पर हो रहा है? गोवा में हो रहा है। तो ये राष्ट्रीय घटनाक्रम था। अब राज्य समाचारों में आपको फोकस होना है केवल और केवल छत्तीसगढ़ के समाचार पर, और वो भी आपको इस पत्रिका में जितना दिया है उससे ज्यादा देखना रहता है। तो अभी हम राष्ट्रीय घटनाक्रम पर और आगे बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय की ओर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की भूटान यात्रा। तो देखिए, हमारे शासनाध्यक्ष यदि किसी देश की यात्रा पर जाते हैं या दूसरे शासनाध्यक्ष हमारे देश की यात्रा पर आते हैं तो उन शासनाध्यक्षों के नाम हमें याद होने चाहिए। जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इस पड़ोसी देश की राजकीय यात्रा की। कौन है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक? ये भूटान के नरेश हैं, भूटान के नरेश। और वहां पर हमने क्या किया है? तो कुछ बड़ा काम किया है, तो याद रखना है। देखिए, इस कार्यक्रम में जो एक कार्यक्रम में अतिथि के रूप में गए थे, इस कार्यक्रम में भागीदारी के अतिरिक्त भूटान नरेश के साथ द्विपक्षीय वार्ता तथा भारत व भूटान के सहयोग से स्थापित 1020 मेगावाट की पुनात सांगछू जल विद्युत परियोजना का भूटान नरेश के साथ मिलकर संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया। तो इसे याद रखें, पुनात सांगछू जल विद्युत परियोजना। वन लाइनर फैक्ट, पुनात सांगछू जल विद्युत परियोजना किन दो देशों के बीच की जल परियोजना है? पुनात सांगछू जल विद्युत परियोजना भारत और भूटान के बीच की जल विद्युत परियोजना है। इतने बड़े न्यूज से आपको मोती चुनना आना चाहिए। पुनात सांगछू जल विद्युत परियोजना किसकी, किन दो देशों के बीच की जल विद्युत परियोजना है? भारत और भूटान की। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की अंगोला और बोत्सवाना की यात्रा। तो देख लीजिए, अंगोला गई हैं और बोत्सवाना गई हैं। दोनों देशों के शासनाध्यक्षों का नाम और दोनों देशों की राजधानियों का नाम आप याद कर लें तो बेहतर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बोत्सवाना से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आएगा। अफ्रीकी देश बोत्सवाना को चीतों का गढ़ माना जाता है। ठीक, तो अफ्रीकी देश बोत्सवाना क्यों प्रसिद्ध है? कभी भी प्रश्न बनेगा भाई, हमारे तरफ से हमारे शासनाध्यक्ष ने यात्रा की है। अफ्रीकी देश बोत्सवाना को चीतों का गढ़ माना जाता है। विश्व में मौजूद लगभग 7100 चीतों में से लगभग 30% चीते बोत्सवाना में ही हैं। भारत में चीते 1952 में ही विलुप्त हो गए थे। देश में चीतों को फिर से बसाने के लिए प्रोजेक्ट चीता के तहत सर्वप्रथम नामीबिया से लाए गए 8 चीते प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस पर मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में बसाए गए थे। जो लगातार करंट अफेयर पढ़ रहे हैं जानते हैं, नए बच्चे याद रखें, कूनो राष्ट्रीय उद्यान बार बार चर्चा में रहा है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कूनो राष्ट्रीय उद्यान किनके लिए प्रसिद्ध रहा है? चीतों के संरक्षण के लिए रहा है। बाद में दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीते भी फरवरी में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में बसाए गए। इस प्रकार बोत्सवाना के 8 चीते भारत पहुंचने से पूर्व प्रोजेक्ट चीता के तहत 20 चीते नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाकर कूनो राष्ट्रीय उद्यान में बसाए गए। तो समझिए, कूनो राष्ट्रीय उद्यान चीतों के लिए फेमस है और अफ्रीका का बोत्सवाना चीतों का गढ़ माना जाता है। नेक्स्ट समाचार है, देखिए, बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के लिए बांग्लादेश की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई।
तो बांग्लादेश का घटनाक्रम आप मुख्य परीक्षा के लिए जाने तो बेहतर, अभी प्रारंभिक परीक्षा में याद रख सकते हैं। वर्तमान में बांग्लादेश में कौन है और शेख हसीना कहां की अपदस्थ प्रधानमंत्री थी, या शेख हसीना का संबंध किस देश से था या है, तो शेख हसीना का संबंध किस देश से है, बांग्लादेश से है। उन्होंने भारत में राजनीतिक शरण भी ली, इस तरह की चीजें न्यूज में आती हैं। अब नेक्स्ट जो है, जहां पर मैं इंपॉर्टेंट है बोल रहा हूं, उस पर आपको फोकस हो जाना है। G20 का 20वां शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में संपन्न हुआ। राइट डाउन, लिख लें, ये पूछेगा, वन लाइनर फैक्ट। G20 का 20वां शिखर सम्मेलन कहां हुआ? दक्षिण अफ्रीका, जोहान्सबर्ग। और जिनको मेंस की तैयारी करनी है, G20 के 20वें शिखर सम्मेलन पे 60 शब्दों में 100 शब्दों में एक नोट्स बना लें। प्री में इतना जानिए, G20 क्या है? G20 20 देशों का संगठन है। इसका शिखर सम्मेलन कहां हुआ है? इसका शिखर सम्मेलन कहां हुआ है? अभी G20 का 20वां शिखर सम्मेलन, बार बार मैं बता रहा हूं, दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में हुआ है। इसका 18वां शिखर सम्मेलन भारत में हुआ था, नई दिल्ली में। तो इस प्रकार से G20 एक ऐसा संगठन है जिसका सदस्य भारत भी है, और भारत में भी इसका शिखर सम्मेलन हो चुका है। जिस वर्ष भारत में G20 का शिखर सम्मेलन हुआ, पीएससी मेंस में निबंध में एक निबंध ही आया G20 करके। तो G20 में कौन कौन से लोग मेंबर हैं? तो G20 के सदस्य हैं 19 राष्ट्र और 2 समूह। इन 20 राष्ट्रों, 19 राष्ट्र और 2 समूहों के नाम आप बिल्कुल लिख लें अपनी कॉपी में। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका के अतिरिक्त यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ। बड़ा ही महत्वपूर्ण संगठन है। अमेरिका भी इसका सदस्य है, रूस भी इसका सदस्य है, यूरोपीय यूनियन इसका मेंबर है, अफ्रीकी यूनियन इसका मेंबर है, ब्राजील, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत इसके मेंबर हैं ही, ब्रिटेन इसका मेंबर है। तो आप इसी समझ सकते हैं कि G20 वैश्विक स्तर पर कितना महत्वपूर्ण संगठन है। G20 पर आप नोट्स तैयार रखें, और पूरा नोट्स नहीं बना रहे हैं तो G20 का 20वां शिखर सम्मेलन कहां हुआ ये आप याद रख लें, इतना ही अभी प्री निकालने के लिए काफी है। इब्सा शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग में संपन्न, इसे भी याद रखें। इब्सा क्या है? इब्सा इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका डायलॉग फोरम, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका संवाद मंच, आई फॉर इंडिया, बी फॉर ब्राजील, एस ए फॉर साउथ अफ्रीका। तो इब्सा क्या है? इब्सा के सदस्य कौन कौन देश हैं? भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। इब्सा का शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग में ही संपन्न। तो देखिए, 2 चीजें जोहान्सबर्ग में हुई, अभी आपने लिखा, फिर आपको दोबारा मैं दिखा रहा हूं। G20 का 20वां शिखर सम्मेलन, तो G20 का 20वां शिखर सम्मेलन कहां हुआ? फिर से देखिए, G20 का 20वां शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग, और उसी के साथ आपको याद रखना है इब्सा का भी शिखर सम्मेलन कहां हुआ? जोहान्सबर्ग। तो ये जोहान्सबर्ग जगह प्रसिद्ध है इस संदर्भ में 2-2 शिखर सम्मेलनों को लेकर के वर्तमान के परीक्षा के लिए। आगे बढ़ते हैं। फिर इंपॉर्टेंट है, जलवायु परिवर्तन पर 3रा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कोप। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज पर जो शिखर सम्मेलन होता है वो भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से जूझ रही है। जलवायु परिवर्तन पर 3रा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहां हुआ? प्री के लेवल पे कम से कम इतना जानिए कि जलवायु परिवर्तन पर 3रा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ब्राजील में बेलम में संपन्न हुआ। जलवायु परिवर्तन पर 3रा कोप 30 सम्मेलन कहां हुआ? जलवायु परिवर्तन पर 30वां सम्मेलन ब्राजील बेलम, रट डालें, लिख डालें कॉपी में। तो इतना अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम है। सोचिए चीजें कितनी आसान है। अभी हम 15 मिनट पढ़े हैं, आपने 1 महीने का, नवंबर महीने का राष्ट्रीय घटनाक्रम देखा, नवंबर महीने का अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम देखा, और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको अपने साथियों को समझाइए। एकदम लोग आपको परेशान कर डालते हैं पढ़ाई को लेकर के। आप कितना पेपर पढ़ोगे, कितना न्यूज़पेपर पढ़ के कितनी चीजों को लिखोगे? अभी आप छोटे बच्चे हो, आपको यही समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है।
तो दो चीजों को हमने कवर किया, राष्ट्रीय घटनाक्रम और किसे कवर किया, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम। अब हम किधर जा रहे हैं, इकोनॉमी पे, आर्थिक घटनाक्रम पे। जो चीजें आपके काम की होगी प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर, उसे मैं आपको समझाऊंगा। नहीं होगी काम की, बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे। आपको सूचनाओं के बोझ तले दबना नहीं रहता, आपको सही सूचनाओं को मोती चुनना आना चाहिए। करंट अफेयर में तो खासकर देख लीजिए, मैं पूरे भी इकोनॉमी के इस पूरे आंकड़ों को छोड़ रहा हूं, अभी आप इसके बोझ में दबे मत। काम का होगा बताऊंगा। हाँ, अब ये काम का आया। 16वें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति को सौंपी। फिलहाल इतना जानिए प्री लेवल पे, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगढ़िया। एक नाम याद रखें, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगढ़िया। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, नाम याद रहेगा, अरविंद पनगढ़िया। अब एक सेक्शन और शुरू होता है प्रतियोगिता दर्पण का, नवीनतम सामान्य ज्ञान, जिसको हमें बहुत अच्छे से कवर करना रहता है। हर बार हम इसको अपडेट करते चलेंगे। जैसे पहली न्यूज, जस्टिस सूर्यकांत देश के नए मुख्य न्यायाधीश। लिखिए कॉपी में, जानना है आपको। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश बदल जाएंगे तो नाम को आप चेंज कीजिएगा। अभी तक की जानकारी के अनुसार जस्टिस सूर्यकांत देश के नए मुख्य न्यायाधीश बने। जस्टिस सूर्यकांत भारत के नए मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस सूर्यकांत। आगे बढ़िए। पुरस्कारों में बुकर सम्मान, बिल्कुल आपको बुकर सम्मान याद रखना है, नोबेल पुरस्कार याद रखना है, साहित्य अकादमी सम्मान याद रखना है, ज्ञानपीठ पुरस्कार याद रखना है। तो आप बुकर पुरस्कार पहले सोचिए, किस फील्ड में दिया जाता है बुकर पुरस्कार? तो बुकर पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड स्लेजे को उनके उपन्यास फ्लैश के लिए वर्ष 2025 का बुकर पुरस्कार लंदन में प्रदान किया गया। 2025 का बुकर पुरस्कार किसे मिला? डेविड स्लेजे। किस रचना के लिए मिला? फ्लैश। अब देखिए, इतने ही से आपका काम नहीं चलेगा। आपको यह समझ में आ गया है कि बुकर पुरस्कार एक सम्मानित पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र का। तो जितने भारतीयों को बुकर पुरस्कार मिल चुका है, उन भारतीयों का नाम भी कभी ना कभी पूछा जाता है। आप तुरंत ये परमानेंट जीके के नोट्स में अन्य भारतीयों का नाम लिखिए जिनको बुकर पुरस्कार मिला है। नोट्स बनाइए, लिखिए। बुकर पुरस्कार के विजेताओं में भारतीय या भारतीय मूल के उपन्यासकार। 2008 में बुकर पुरस्कार मिला अरविंद अडिग को, और अरविंद अडिग की पुस्तक का नाम था द व्हाइट टाइगर। उल्टा भी पूछेगा बिना किसी लॉजिक के, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्यों पूछा है। व्हाइट टाइगर किसकी रचना है? अरविंद अडिग। कितनी किताबें, कितने राइटर रटोगे? पर यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2008 में इसने बुकर अवार्ड जीता। तो 2008 का बुकर अवार्ड किसे मिला? अरविंद अडिग। द व्हाइट टाइगर किसकी रचना है? अरविंद अडिग। इससे पहले 2006 बुकर पुरस्कार मिला किरण देसाई को, उनकी रचना द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसकी रचना है? किरण देसाई। 1997 में अरुंधति राय को मिला द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। बड़ी ही चर्चित रही उनकी ये पुस्तक। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किनकी रचना थी? अरुंधति राय। व्हाइट टाइगर अरविंद अडिग, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय। 1981 में भारतीय मूल के लेखक सलमान रश्दी को मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए बुकर पुरस्कार मिला। सलमान रश्दी पे अलग से नोट्स बनाइए। इनको तो अयातुल्लाह खुमैनी के ही फतवे की वजह से निर्वासित जीवन बिताना पड़ा जब इन्होंने सैटेनिक वर्सेस करके इस्लाम पर एक विवादित पुस्तक लिखी थी। तो सलमान रश्दी जाना पहचाना बहुचर्चित बहुविवादित नाम है। मिडनाइट चिल्ड्रंस किसकी रचना है? सलमान रश्दी। और वैसी 1971 में भारतीय मूल के उपन्यासकार BS नायपाल को इन ए फ्री स्टेट के लिए बुकर पुरस्कार मिला। इस सूची को राइट डाउन करें। बाकी सब चीजें देखिए, मैं खुद छोड़ दे रहा हूं। आगे बढ़िए।
चेक गणराज्य की नताली पुस्किनोवा को मिस अर्थ 2025, मिस, अब इसमें नाम याद करें बस, मिस अर्थ 2025 नताली पुस्किनोवा, मिस अर्थ 2025 नताली पुस्किनोवा। मिस यूनिवर्स 2025 फातिमा बॉश, मेक्सिको की फातिमा बॉश, मिस यूनिवर्स फातिमा बॉश, मिस यूनिवर्स 2025 फातिमा बॉश। मिस इंटरनेशनल 2025 कैटालिना ड्यूक, रट लें तीनों नाम को। इनको सुंदरियों के खिताब से नवाजा गया। तो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों घटनाक्रम समाप्त हुआ। अब इसके बाद निधन की बातें हैं। कुछ लोगों की मृत्यु होती है और यदि वो प्रसिद्ध व्यक्ति रहते हैं तो आपको उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी जरूर बढ़ाना रहता है। जैसे धर्मेंद्र की मृत्यु हुई है, रामदरस मिश्र की मृत्यु हुई है। रामदरस मिश्र कौन थे? बड़े प्रसिद्ध साहित्यकार। और धर्मेंद्र कौन थे? बड़े ही प्रसिद्ध अभिनेता। तो इनको कब पद्म भूषण मिला, धर्मेंद्र की पहली पिक्चर कौन थी, ऐसा कुछ आप थोड़ा बहुत जान जाएं तो एक अच्छी बात आपके लिए हो सकती है। तो इतनी चीजें आपने किससे पढ़ ली? राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और पुरस्कार, सम्मान इत्यादि से। अब इसके बाद इसमें एक सेक्शन आएगा स्पोर्ट्स का, जिसे हमें और ध्यान से पढ़ना चाहिए। स्पोर्ट्स में अब देखिए बढ़िया न्यूज आई है, फुल अलग से न्यूज। भारत पहली बार महिलाओं के आईसीसी विश्व कप का विजेता। लिखें, नोट करें, जानें। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के तत्वाधान में महिलाओं के 13वें विश्व कप, कौन से क्रम का विश्व कप हमने जीता? 13वां विश्व कप क्रिकेट का आयोजन भारत में हुआ। इसका खिताब दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में 52 रन से हराकर भारत ने जीता। ठीक, ओके। भारत की शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ फाइनल मैच तथा दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ सीरीज घोषित किया गया। दीप्ति शर्मा ने टूर्नामेंट में सर्वाधिक 22 विकेट लिए। तो दीप्ति शर्मा का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट। दीप्ति शर्मा कौन है? बॉलर। शेफाली का संबंध अभी आपने लिखा ना, किसका नाम आपने लिखा? शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट। तो एक नाम शेफाली वर्मा, एक नाम दीप्ति शर्मा, और तीसरा नाम भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर थी। तो देखिए ये 3 नाम कभी भी पूछता है, अभी ही प्री में आया है, खिलाड़ियों को सही जोड़ों में जोड़िए। तो कितने खिलाड़ियों को रटोगे? जो इंपॉर्टेंट हैं। हरमनप्रीत कौर क्यों इंपॉर्टेंट है? भारतीय महिला टीम की कप्तान है, जिनके नेतृत्व में हमने ओडीआई का क्या जीता भाई? विश्व कप जीता। दीप्ति शर्मा क्यों इंपॉर्टेंट है? प्लेयर ऑफ सीरीज हैं। शेफाली वर्मा क्यों इंपॉर्टेंट है? मैन ऑफ द मैच है, प्लेयर ऑफ फाइनल मैच है। तो इस तरीके से ये हुआ। और आप कुछ भारतीय टीम के और खिलाड़ियों का नाम याद करना चाहें तो हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, प्रतिका रावल, शेफाली वर्मा, हरनील देवोल, ऐसे कुछ नाम आप और याद कर सकते हैं। तो ये महिला क्रिकेट टीम की बड़ी उपलब्धि थी। अन्य हम समाचारों पर चलते हैं स्पोर्ट्स से संबंधित। ऑस्ट्रेलियाई ओपन में भारत के लक्ष्य सेन ने खिताब हासिल किया। लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन। लक्ष्य सेन, एक खिलाड़ी यदि आपको बैडमिंटन में याद रखना है, लक्ष्य सेन। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 भारत दूसरी बार विजेता। एक लाइन आप याद कर सकते हैं। अभी कुछ खबरें और आएंगी, काम की रहेंगी तो पढ़ेंगे। स्पोर्ट्स में भी समाचारों की बाढ़ रहती है। टेनिस में आइए, एटीपी फाइनल यानिक सिनर लगातार दूसरे वर्ष विजेता। यानिक सिनर का संबंध किस खेल से है? फिलहाल टेनिस। टेनिस में आपको याद रखना रहता है 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं को, ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, अमेरिकी ओपन। जब भी वो प्रतियोगिताएं आएंगी आपको जानना रहता है। विश्व कप यदि शतरंज का है तो फिडे, शतरंज में फिडे विश्व कप का आयोजन हुआ है और जावोखिर सिंडारोव फिडे विश्व कप विजेता बने। तो जावोखिर सिंडारोव शतरंज से संबंधित बड़ी हस्ती।
और वैसे ही रोहन बोपन्ना का आप फोटो देख रहे हैं, रोहन बोपन्ना के ऊपर नोट्स तैयार कर लें या रोहन बोपन्ना का नाम जान लें कि रोहन बोपन्ना भारत के बड़े ही दिग्गज खिलाड़ी हैं। किस फील्ड के? लॉन टेनिस के फील्ड के। भारत के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की और काफी बड़ी उम्र तक वो क्या करते रहे हैं? टेनिस खेलते रहे हैं और न केवल खेले हैं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय उन्होंने कई खिताब भी अपने नाम किए हैं। तो आप देखिए, बहुत दोहरा तो नहीं रहा हूं, आप समझदार हैं, वीडियो को दोहरा करके देख सकते हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, नवीनतम सामान्य ज्ञान और स्पोर्ट्स, ये 4 सेक्शन आप प्रति वर्ष के प्रतियोगिता दर्पण से मेरे साथ कवर करते चलिए। आपको समझ में आते जाएगा करंट अफेयर में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। इतनी चीजों का नोट्स बनाइए। यदि आप YouTube में देख रहे हैं तो आप कमेंट करके बताइए हाँ हमने नोट्स बना लिया। फिर मैं अगले सप्ताह आपको फरवरी माह कवर कराऊंगा। इनसे संबंधित ऑब्जेक्टिव भी हल कराऊंगा और भी विषयों के भी ऑब्जेक्टिव हल कराने का प्रयास करूंगा। मेरा चैनल है ये रविंद्र तिवारी के नाम से, इसको आप सब्सक्राइब करें। साथ ही पटेल ट्यूटोरियल चैनल पे भी अभी लगातार मेरे वीडियो लेक्चर आते रहेंगे, करंट अफेयर आते रहेंगे। सत्र की शुरुआत है, पूरा प्रयास रहेगा मैं आपके साथ लंबे समय तक इस सत्र में बना रहूं। आप दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, देखें, समझें और अधिक से अधिक लाभ लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।